हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 18 जनवरी 2023 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग that in case you find these videos helpful, you can always let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. Now today's video, trust me on that, if you are going to miss today's video, you are going to do that on your own risk because today's video is going to be very important for you. A lot of information, a lot of questions और स्पेशली हम आज एक लिस्ट ऑफ एग्जाम्पल्स देखेंगे। अगर आप वो एक सिंपल लिस्ट ऑफ एग्जाम्पल्स कवर कर लेते हैं, यू विल एस थ्रू द GS4 का पेपर, क्योंकि वो गवर्नेंस के आप सिर्फ उस लिस्ट को याद करके जाइए अपने एग्जाम से पहले। और गवर्नेंस सेक्शन स्पेशली जो है GS4 का, वो काफ़ी ट्रिकी लगता है बहुत बार आप लोगों को, तो उसको बहुत हद तक उसके सारे एग्जाम्पल्स उस एक लिस्ट से कवर हो जाएंगे। सो इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। हम डिस्कस करेंगे कैसे हाउ इंडो पैसिफिक एंड यूरोप आर कमिंग टुगेदर। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जो अगर क्वेश्चन ऐसे आता है, व्हाट आर द न्यू एंट्रेंट्स इन इंडो पैसिफिक, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैनर में डॉक्टर सी राजा मोहन ने एक्सप्लेन किया इसे। और क्वेश्चन हम देखेंगे कि चाइना का जो पॉपुलेशन क्राइसिस है, what lessons can India learn from this population crisis? Again, as it is question आ सकता है आपके UPSC के मेंस में। हमें बहुत सारी चीजें प्रीलिम्स के भी पर्सपेक्टिव से देखनी है। So today's video is going to be a very comprehensive one. So if you like this video, please let me know. अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे, trust me, you are going to learn a lot today. Alright, China's population declines. How India's situation is different. As it is question आ सकता है कि चाइना एक क्राइसिस सफर कर रहा है पॉपुलेशन के टर्म्स में, और कैसे इंडिया की सिचुएशन डिफरेंट है। ओके या क्या लेसन्स इंडिया सीख सकती है चाइना के पॉपुलेशन क्राइसिस से। देखिए, आप ऑलरेडी जानते हैं व्हाट इज हैपनिंग इन चाइना। मैं ये चीज़ आपको पहले भी बता चुकी हूँ। सो एक ड्रीम है चाइना का, दैट दे बिकम रिच, है ना। बट देन ऑफ कोर्स जो डिलेमा वो अब फेस कर रहे हैं वो ये है कि क्या वो वुड दे बिकम ओल्ड बिफोर दे बिकम रिच, है ना, क्योंकि वर्किंग एज पॉपुलेशन कम होती जा रही है। सो व्हाट दे हैव स्टार्टेड डूइंग इज, अभी अगर जैसे हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, वैसे ही वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के, तो जब उन्हें पता चलता है रिसेंटली किसी की मैरिज हुई है, सो व्हाट दे वुड डू इज एक ही महीने, सो दे बिकम दिस डेस्परेट, ये चीज मैं आपको बताना चाह रही हूँ। तो एक ही महीना हुआ होता है शादी को, दे वुड कॉल अप द कपल, द वुमन, है ना, द लेडी, और उनसे पूछेंगे आर यू प्रेग्नेंट येट, और बस इतना ही पूछ के फोन रख देंगे वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। सो दे आर वेरी सी चाइना में भी अब जो विमेन हैं, दे हैव स्टार्टेड वर्किंग, दे हैव बीन वर्किंग इन MNCs और बहुत कुछ। तो आप पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को फोर्स नहीं कर सकते कि आप पॉपुलेशन अब बढ़ाइए। दैट कैन नॉट हैपन नाउ बिकॉज थिंग्स हैव बिकम लिबरलाइज्ड। ऑल्दो हम चाइना को जानते हैं एक अथॉरिटेटिव सेटअप के रूप में, बट स्टिल एवरीवेयर थिंग्स हैव गॉटन, people are working, people are ambitious, people want to rise and all of that. So that is the case of China. All right, तो अब देखते हैं कि क्या हुआ है। चाइना की पॉपुलेशन उनके नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से गिर गई है टू 1411.8 मिलियन इन 2022। 2021 में कितनी थी? 1412.6 मिलियन। तो एक एब्सोल्यूट डिक्लाइन हमने देखा है पॉपुलेशन में, और ये एक लैंडमार्क इवेंट है। अब चाइना, देखिए वैसे तो हम 2011 के ही सेंसस पे निर्भर हैं भारत, क्योंकि हमने अभी तक अपना सेंसस अपडेट नहीं किया है, पर यूनाइटेड नेशंस की प्रोजेक्शंस ये बताती हैं कि हम 2022 में हमारी पॉपुलेशन 1417.2 मिलियन पहुंच गई थी। सो वी हैव सॉर्ट ऑफ ऑलरेडी सरपास्ड चाइना। ओके, तो पोटेंशियल इम्प्लीकेशंस देखिए, हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं पता है आपको? याद होगा जब कोविड आया था ना, तो एक बहुत अच्छा एडिटोरियल आया था, आई थिंक द हिंदू में। तो इसमें एक बात लिखी थी कि कोविड इतना बड़ा डेंजर क्यों लग रहा है सबको। ओके, क्योंकि स्पेनिश फ्लू भी आया, और जिस तरह का स्पेनिश फ्लू और इससे पहले के जो पैंडेमिक्स आए थे, उन्होंने पॉपुलेशन को इरोड किया था। जिस लेवल की डेथ्स उस समय हुई थी, वो आज के समय पे तो कुछ भी नहीं हो रहा। कोविड-19 इज नथिंग।
ऑल्दो हम जानते हैं मीडिया है तो छोटा सा भी केस कहीं पे हमें पता चलता था तो हम डर जाते थे, लॉकडाउन था, हम कहीं पे भी केसेस आते थे हमें लगता था बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन स्पेनिश फ्लू जैसे जिसने पूरे घर के घर खत्म कर दिए थे, पूरा एक डिस्ट्रिक्ट खाली हो गया कहीं कहीं जगहों पे, तो उस लेवल का तो कुछ भी नहीं हो रहा था। सो व्हाई सो मच एम्फेसिस ऑन कोविड-19? क्योंकि कोविड-19 की इम्प्लीकेशन इकोनॉमिक थी। अब हम एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रह रहे हैं, ठीक है, तो उसमें एक भी कंट्री थोड़ी सी भी इफेक्ट होती है, लॉकडाउन है, फ्लाइट्स बंद होगी, तो दूसरी कंट्री ऑटोमेटिकली अफेक्ट हो गई। कुछ भी अनअफेक्टेड नहीं होता। एनी इवेंट हैपनिंग इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वुड अफेक्ट यू directly, indirectly, in whatever way possible. So the implication is economic. इकोनॉमी सबसे बड़ी बन गई है, ठीक है। तो यहाँ पे भी पॉपुलेशन कम होना तो अच्छी बात है, चाइना शुड बी सेलिब्रेटिंग इट, है ना, बट व्हाई इजंट इट सेलिब्रेटिंग दिस मोमेंट? क्योंकि इसकी जो इम्प्लीकेशन है वो इकोनॉमिक होने वाली है बहुत बड़ी चाइना के लिए। क्योंकि चाइना, आप जानते हैं कि उनकी जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो कम होती जा रही है, और चाइना हर चीज में दे आर नंबर वन सॉर्ट ऑफ, उनके ट्रेड में, इलेक्ट्रॉनिक हब है चाइना। सो बिकॉज उनका जो वर्क फोर्स है वो काफी यंग है, पर अब वर्क फोर्स यंग के बजाय जब ओल्ड आता जाएगा, और ओल्ड तो वर्क फोर्स हो भी नहीं सकता, तो सरकार के ऊपर जेरियाटिक बर्डन बढ़ जाएगा। यानी कि जो ओल्ड पीपल हैं उनकी पेंशन, उनकी सिक्योरिटी, उनकी सोशल सिक्योरिटी, उनके हेल्थ केयर, मेडिकल फैसिलिटीज और इस तरह का, क्योंकि वो तो आप नहीं ले सकते ना, रेवेन्यू कम हो जाएगा, बहुत सारी चीजें। सो द क्रक्स इज इकोनॉमिक। ओके, अब हमें ये देखना है, ठीक है, पॉपुलेशन तो कम हो गई है, लेकिन पॉपुलेशन कम हुई क्यों है चाइना की? तो ऑफ कोर्स दो प्राइमरी ड्राइवर्स हैं पॉपुलेशन चेंज के, एक है मोर्टालिटी, एक है फर्टिलिटी। ये अगर आपको कोई ना भी बताए तो कॉमन सेंस है, ठीक है, कि यही दो रीजंस हो सकते हैं पॉपुलेशन चेंज के। तो हम देखते हैं डेथ रेट और एक बर्थ रेट, है ना, यही होता है ना। तो a country's population increases with reduction in mortality or relative number of deaths। तो एक कंट्री की पॉपुलेशन इंक्रीज कब होती है? जब कम लोग मर रहे होते हैं। इफ आई से दैट क्रूडली, है ना। तो डेथ रेट जब कम होता है तो कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ती है। और एक द पॉपुलेशन ग्रोथ स्लोज एंड मे इवन गो इनटू रिवर्स लाइक इट इज नाउ चाइना विद डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी रेट। और अगर फर्टिलिटी रेट कम होता रहता है, बच्चे कम पैदा हो रहे हैं, तो ऑफ कोर्स पॉपुलेशन कम हो जाती है और रिवर्स में भी जा सकती है जैसा चाइना में हो रहा है। तो मोर्टालिटी फॉल्स विद इंक्रीज। अब मोर्टालिटी कम क्यों होती है, यानी कि डेथ रेट्स कम कैसे होते हैं? जब एजुकेशन लेवल बढ़ता है, पीपल नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे वुड चूज हेल्दी लाइफस्टाइल एंड ऑल ऑफ दैट। सो विद एजुकेशन लेवल्स राइजिंग अप, मोर्टालिटी वुड फॉल। पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज, वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, तो इससे भी मोर्टालिटी कम होती है। फूड केयर अवेलेबल है, मेडिकल केयर अवेलेबल है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर है, सैनिटेशन फैसिलिटीज है, इन सारी चीजों से बेसिकली मोर्टालिटी डेथ रेट्स कम होते हैं। तो अगर हम क्रूड डेथ रेट देखें, क्रूड डेथ रेट मतलब नंबर ऑफ पीपल डाइंग पर ईयर पर 1000 पॉपुलेशन, तो चाइना के लिए बेसिकली 23.2 था चाइना के लिए, मतलब 23.2 लोग मर रहे थे चाइना में पर 1000 पॉपुलेशन। कब की बात कर रहे हैं हम? 1950 की। और भारत में कितने लोग, क्या था क्रूड डेथ रेट भारत के केस में? था 22.2, ठीक है। तो इन द सेंस चाइना में ज्यादा लोग मर रहे थे उस समय पे। 1950 की अगर हम बात करें, इट फेल टू सिंगल डिजिट्स। अब चाइना के लिए बेसिकली क्या हुआ, पहली बार 1974 में मोर्टालिटी रेट कम होनी शुरू हुई और सिंगल डिजिट में पहुंच गई 1974 में 9.5, यानी कि 9.5 पीपल आर लिविंग दिस वर्ल्ड पर 1000 पॉपुलेशन। ओके, एंड फॉर इंडिया के लिए अब आप ये चीज ध्यान रखिए, क्योंकि ये रेफरेंस हम आगे देखेंगे। चाइना के केस में सिंगल डिजिट में कब गई मोर्टालिटी रेट? 1974 में। भारत के केस में कब गई सिंगल डिजिट? 9.8 कब हुई? 1994 में, ठीक है। तो ऑलरेडी यहाँ पे 20 साल का गैप है। और अभी 2020 में बेसिकली क्या है, 7.3 टू 7.4 है दोनों के लिए ही हमारी मोर्टालिटी रेट, क्रूड डेथ रेट पर 1000 पॉपुलेशन। अनदर मोर्टालिटी, देखिए इतना बहुत समझने की बात नहीं है, रटने की कोई जरूरत नहीं है, बस समझिए कि मोर्टालिटी रेट कम हुआ है। अनदर मोर्टालिटी इंडिकेटर, अगर आपसे क्वेश्चन यही आ जाए, आप उठा के देखिए GS1 में इस तरह के बेसिक क्वेश्चन, उसमें आपको कोई डेटा लिखना भी नहीं होता, बेसिक क्वेश्चन, पॉपुलेशन चेंज क्यों होगा? मोर्टालिटी की वजह से होगा, फर्टिलिटी की वजह से होगा, उसमें चेंजेस आएंगे तो पॉपुलेशन चेंज होगा। अब मोर्टालिटी की क्या फैक्टर्स होते हैं कम होने के, ये भी आपको पता होना चाहिए। एजुकेशन लेवल गोइंग अप, पब्लिक हेल्थ गोइंग अप, वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स, साथ ही में लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी एक फैक्टर है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, कि हम जब इंसान पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है, तो हम कितना एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जिएगा।
ओके तो 1950 से 2020 के बीच में चाइना के लिए इट हैज गॉन अप, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज गॉन अप फ्रॉम 43.7 टू 78.1 ईयर्स चाइना के लिए, ठीक है। और भारत के केस में 1950 में 41.7 थी और अभी 70.1 है। अगर आपसे कभी इंटरव्यू में ऐसी बोलते बोलते कुछ पूछ लिया व्हाट इज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ इंडिया, तो यू शुड बी नोइंग इट इज 70.1 और इवन 65-70 भी कई लोग बोल देते तो चल जाता है, ठीक है। द टोटल फर्टिलिटी रेट, अभी हमने मोर्टालिटी डिस्कस कर ली, अब हम टोटल फर्टिलिटी रेट को डिस्कस करते हैं। सो व्हाट इज टोटल फर्टिलिटी रेट? टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब है कि एक वुमन अपने पूरे लाइफ टाइम में कितने नंबर ऑफ बेबीज प्रोड्यूस कर सकती है। तो आप ये जानते हैं चाइना के लिए इट यूज टू बी वेरी हाई, टोटल फर्टिलिटी रेट 5.8 हुआ करता था 1950 में और भारत के लिए 5.7 हुआ करता था 1950 में, ठीक है। द टोटल फर्टिलिटी रेट हैज फॉलन शार्पली फॉर इंडिया इन द पास्ट 3 decades। और आप ये जानते हैं तो हमारे केस में, भारत के केस में टोटल फर्टिलिटी रेट अब 2 पहुंच गया है, ओके पिछले इतने सालों में। मतलब आप स्पेशली रिसेंट रिपोर्ट की अगर हम बात करें NFHS 5 के डेटा के हिसाब से, और रूरल एरियाज में भी हम देख रहे हैं टोटल फर्टिलिटी रेट हैज कम डाउन और टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ 2.1। अब देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आपसे प्रीलिम्स में भी पूछा जाए और एज इट इज ये डेफिनेशन लिखी हुई है तो प्लीज समझने की कोशिश कीजिए टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब क्या होता है, रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी का मतलब क्या होता है। तो अगर एक टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 है तो उसे हम रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी कहते हैं। तो अब हम इसको अगर सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में समझें, अगर एक वुमन 2 बच्चे प्रोड्यूस करती है तो इन द सेंस एक वुमन और अपने पार्टनर को वो दोनों बच्चे रिप्लेस कर देंगे। समझ रहे हैं कि you and your partner are getting replaced by 2 new lives। तो इन द सेंस कुछ चेंज हो ही नहीं रहा, देयर इज नो नेट चेंज हैपनिंग हियर, है ना। पर ऑफ कोर्स हम 2.1 क्यों बोल रहे हैं रिप्लेसमेंट लेवल, अब 0.1 कैसे हो सकता है, ठीक है। तो वो इसीलिए है क्योंकि हर इन्फेंट तो नहीं सर्वाइव करता ना। तो द रिप्लेसमेंट TFR इज टेकन एज स्लाइटली अबव 2 and hence 2.1। Okay, the next question then is if India's TFR is already below replacement, हम 2.1 से already नीचे हैं, 2 पे आ गए हैं, फिर भी हमारी population क्यों बढ़ती जा रही है और चाइना की shrink होती जा रही है। तो क्वेश्चन ये है, देखिए एक सिंपल सी बात है, ये चीज तो मैं ये डेटा के बिना भी आप अपनी कॉमन सेंस यूज करेंगे तो आपको पता है। ऐसा तो नहीं है कि अभी रिसेंटली NFHS 5 का डेटा आया जो हम 2 पे चले गए हैं, काफी बड़े एक फर्टिलिटी रेट से, तो अभी हमारी पॉपुलेशन श्रिंक होनी शुरू हो जाएगी। नहीं, कम से कम 30-40 साल अगर हम इस सस्टेन्ड रहेंगे इस पे, तब जाके हमारी पॉपुलेशन कम होनी शुरू होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। इसको कोई 3-4 साल में तो हो ही नहीं जाता ना, इतना बड़ा चेंज आ ही नहीं सकता। और हम चाइना से देखते हैं, चाइना के केस में भी यही हुआ था, बहुत साल लगे हैं ये। सस्टेन्ड लोज नेसेसरी, जैसे कि मैंने बोला लोज होने चाहिए पर एक सस्टेन्ड सालों के लिए। द TFR टोटल फर्टिलिटी रेट इज द एवरेज नंबर ऑफ बर्थ्स by women aged 15 to 49 based on service for a particular period or year। Populations can keep growing, वही चीज यहाँ पे लिखी है, population तब भी बढ़ सकती है अगर TFR कम हो रहा है। Degrowth requires TFRs to remain below replacement levels for extended periods। तो यहाँ पे क्या लिखा है, अगर डी ग्रोथ होनी है, नेगेटिव ग्रोथ होनी है, तो TFR को कम रहना चाहिए रिप्लेसमेंट लेवल से काफी एक्सटेंडेड पीरियड के लिए। तो वही चीज यहाँ पे लिखी है। ओके, चाइना's TFR dipped below replacement first in 1991। तो चाइना का रिप्लेसमेंट लेवल से कम TFR हुआ था 1991 में, 30 years बिफोर इंडिया। तो अभी 30 साल हो गए ना, हमारा तो अब जाके हुआ है 2021 में, ठीक है। तो 30 साल पहले ही हो गया था, 30 साल बाद देखिए जाके इनकी पहली बारी नेगेटिव ग्रोथ हम देख रहे हैं इस तरह के, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे बताने की कोशिश की है। रिकॉल दैट द CDR डिक्लाइन बिलो 10 टू हैपेंड 2 decades earlier फॉर चाइना। और CDR भी जो इनका क्रूड डेथ रेट था, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, वो सिंगल डिजिट में हमसे 20 साल पहले ही चला गया था। यहाँ पे लिखा है ना 1974 में इनका गया था, 1994 में हमारा, ठीक है। तो ये चीज बेसिकली मैं बस आपको इतना बता रही हूँ कि 30 साल लग गए इनको
एक सस्टेन उसी लेवल पे रहने में कि इनकी पॉपुलेशन ग्रोथ नेगेटिव हो। वाई चाइना फेसेस अ क्राइसिस। अब चाइना एक क्राइसिस फेस क्यों कर रहा है? चाइना की जो टोटल फर्टिलिटी रेट है अकॉर्डिंग टू इट्स 2020 सेंसस वाज 1.3 बर्थ्स पर वुमन। तो आप ये देख सकते हैं इनका टोटल फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा कम है। ओके, बट वे बिलो द रिप्लेसमेंट रेट ऑफ 2.1। चाइना ऑफिशियली एंडेड, और आप ये जानते हैं चाइना ने अपनी वन चाइल्ड पॉलिसी जो 1980 में बेसिकली लेके आए थे, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, आप जानते हैं। पहले 5.8 अराउंड इनकी चल रही थी उस समय पे फर्टिलिटी रेट। तो ऑफ कोर्स वन चाइल्ड पॉलिसी के 5 बच्चे आप नहीं कर सकते, आप एक ही चाइल्ड कीजिए, ठीक है। तो ये 1980 में लेके आए थे, लेकिन इसको 2016 में रिमूव कर दिया था। But that's unlikely to stem the decline in populations. लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता, जैसे कि मैंने आपको बताया, you can't force people to produce more babies. They have their lives, they're ambitious, they're working, all of that. The real crisis for China, however, is the decline in its population. तो वही चीज real crisis China के लिए ये है कि इनकी population, working age वाली population decline हो रही है. If there is a large population that is able to work and earn, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये आप अपने आंसर में लॉजिकल है क्यों लिखेंगे? वर्किंग एज पॉपुलेशन की डिक्लाइन से क्या इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकता है? सबसे पहली बात तो जैसे यहाँ पे लिखा है, इफ देयर इज अ लार्ज पॉपुलेशन दैट इज एबल टू वर्क एंड अर्न। अगर आपके पास बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो काम कर सकती है, कमा सकती है, और ऑफ कोर्स और आपके पास अगर बहुत कम लोग हैं, ओल्ड लोग जिनको आपको, या फिर बहुत ही यंग लोग इनफैक्ट हैं जिनको सरकार को सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपके ऊपर बर्डन सोशल सिक्योरिटी का कम होगा और रेवेन्यू बहुत ज्यादा आ रहा है, ग्रेटर टैक्स रेवेन्यूज, और जो टैक्स रेवेन्यूज आ रहे हैं और वो सेव भी कर रहे हैं साथ में, तो इन्हीं सेविंग्स को, टैक्स रेवेन्यूज को तो इन्वेस्टमेंट में डाला जाता है ना, फिनेंस इन्वेस्टमेंट में, तो एक वर्चुअस साइकिल ऑफ ग्रोथ बन जाती है, ठीक है। तो यही चीज अब चाइना के लिए थी अभी तक, but let's see what happens. An opportunity for India. India has just begun seeing fertility rate. तो हम अभी शुरू हुए हैं, हमने बिल्कुल अभी अपना टोटल रिप्लेसमेंट लेवल से कम फर्टिलिटी रेट देखनी शुरू हुई। तो हमें भी कम से कम 30 साल हैं अभी हमारे पास कि वर्किंग एज जो पॉपुलेशन है उनके पोटेंशियल को अनलीश कर सकते हैं। द लैटर हैज टू डू विद द स्प्रेड ऑफ, अब देखिए सबसे पहली बात तो ये भी हम देख लेते हैं, अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि भारत के केस में टोटल फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे कम हो रहा है क्योंकि स्प्रेड ऑफ एडुकेशन हुआ है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर प्रीलिम्स में ये एक ऑप्शन लिखा है कि टोटल फर्टिलिटी रेट कम हो रहा है, उसका एक रीजन है फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, तो आपको लगेगा व्हाट नॉनसेंस इज दिस, बट दैट इज करेक्ट। जब मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि रूरल एरियाज में भी people are not producing more babies. Why isn't so? क्योंकि जब छोटे ही लैंड होंगे, लैंड होल्डिंग्स बहुत ही छोटी होगी, तो लेबर रिक्वायरमेंट भी तो कम है ना एग्रीकल्चरल ऑपरेशन में, साथ में फार्म मैकेनाइजेशन भी तो हो गई है, अब सब कुछ हाथ से तो करना ही नहीं है ना। तो ऑफ कोर्स यू डोंट हैव टू हैव लार्ज फैमिलीज, यू नीड टू वर्क ऑन द लैंड, that is also logical as far as rural areas are concerned. Okay, तो ये चीज समझने की कोशिश कीजिए। But even with fertility rate declines, India's population is projected to degrow only after touching 1.7 million. तो हम degrow होना शुरू होंगे कम से कम 40 साल बाद, ठीक है, 30 से 40 साल बाद, जब हम 1.7 बिलियन पॉपुलेशन पे पहुंच जाएंगे। तो वही चीज यहाँ पे लिखी है, और हमारी वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है, हमारे पूरी पॉपुलेशन का कितना रेशो कॉन्स्टिट्यूट करती, मतलब पहली बार 50% क्रॉस किया था हमारी वर्किंग एज पॉपुलेशन ने, पूरी पॉपुलेशन का 2007 में, और हम 57% पे पहुंच जाएंगी वर्किंग एज पॉपुलेशन टूवर्ड्स मिड 2030s। ओवरऑल देन इंडिया हैज अ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब अगर आप एज इट इज जो मैं लास्ट लाइन बोलने वाली हूँ लिखेंगे, तो आपके जो आंसर है उसका एक बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर के माइंड पे। ओवरऑल देन इंडिया हैज अ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी वेल इनटू द 2040s फॉर रीपिंग इट्स डेमोग्राफिक डिविडेंड। देखिए हमारे पास अभी डेमोग्राफिक पोटेंशियल लेकिन उसको हम डिविडेंड तब बनाएंगे, डिविडेंड क्या होता है, जो भी कुछ आपको प्रॉफिट ला के दे, है ना। अभी तो कुछ प्रॉफिट ला के ऐसा कुछ नहीं दे रहा हमें इतना ज्यादा, लेकिन वो प्रॉफिटेबल हम तब बनाएंगे अपनी डेमोग्राफी को, अपनी यंग डेमोग्राफी को, जब उन पे हम उनके एजुकेशन पे काम करेंगे, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देंगे। इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, इस पे हम कैसे सोच सकते हैं कि हमारा डेमोग्राफिक पोटेंशियल को हम हार्नेस कर लेंगे। तो उनके स्किलिंग पे काम करेंगे, उनके हेल्थ के लिए हम अश्योरिटी देंगे। तो इन सारी चीज़ों की वजह से
डेमोग्राफिक डिविडेंड बन सकता है, नहीं तो डेमोग्राफिक डिविडेंड सिर्फ और सिर्फ एक डेमोग्राफिक नाइटमेयर बन के रह जाएगा, एक सपना जो 30 साल आए चले गए, खत्म। वर्किंग एज पॉपुलेशन थी लेकिन हम उसका कुछ निकाल ही नहीं पाए। तो इसीलिए इंडिया विल हैव टू बक अप। ऐसा नहीं है कि हम कर नहीं रहे हैं, पर ऑफ कोर्स हम कंप्लेसेंट नहीं हो सकते। हमें अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हद तक रिड्यूस करनी पड़ेगी। वी विल हैव टू डू अ लॉट, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है ना। अगर आप थोड़े बहुत भी स्टेप्स कर रहे हैं, वो हर किसी तक तो नहीं पहुंच रहे ना। रो ओवर COP28 प्रेसिडेंट, इसमें से आपको एक एथिक्स का एग्जाम्पल मिलेगा, और मैं आपको क्यों बता रही हूँ, प्लीज आप इसको नोट डाउन करें, क्योंकि जिस टर्म का हमें एक एग्जाम्पल मिलेगा, यूजुअली आपको उसका कोई एग्जाम्पल नहीं मिलता लिखने के लिए। आप वहां पे जाके कंफ्यूज हो जाएंगे, वहां पे टाइम नहीं होता कुछ भी सोचने का और फिर लिखने का, ठीक है। और साथ ही में प्रेलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट एक लाइन की इंफॉर्मेशन जो आपको कंफ्यूज कर सकती है, पर आपको नहीं होना। तो हम देखते हैं बेसिकली यहाँ पे क्या लिखा है। Okay, the United Arab Emirates, the host of COP28, has announced its जो UAE है, जो COP28 का COP27 किसके पास थी? इजिप्ट के पास थी। COP26 हमने ग्लासगो में देखी थी, ठीक है। तो COP28 बेसिकली का जो होस्ट होने वाला है वह UAE होने वाला है। तो यूएई ने अपने इंडस्ट्री मिनिस्टर को, जिनका नाम है सुल्तान अल जाबेर, उनको अनाउंस किया है कि वो बेसिकली प्रेसिडेंट होंगे इस 2 हफ्ते लॉन्ग की क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के। अब दिक्कत क्या है इसमें, ठीक है, तो वो हमें देखना है। द चॉइस ऑफ द मिनिस्टर हैज इनवाइटेड शार्प क्रिटिसिज्म फ्रॉम क्लाइमेट एक्टिविस्ट बिकॉज अल जाबेर जो है बेसिकली, जो इंडस्ट्री मिनिस्टर होने के साथ साथ CEO भी हैं अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के, जो संसार की 12th लार्जेस्ट ऑयल कंपनी बाय प्रोडक्शन है। तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है आपके लिए? आपके लिए ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का एग्जाम्पल है। आप खुद सोचिए, ये क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंसेस हो क्यों रही है? क्योंकि फॉसिल फ्यूल से, ऑयल से, इनसे इनसे हट के हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ प्रोसीड करना है, हाइड्रोजन की तरफ प्रोसीड करना है। तो जब आपने उन्हीं को बेसिकली, जो संसार की इतनी बड़ी ऑयल कंपनी के सीईओ हैं, तो आपने उन्हीं को बेसिकली प्रेसिडेंट बना दिया इस कॉप का, तो क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो गया? वो क्यों करेंगे? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है कि आपकी एक पर्टिकुलर इशू पे जो जजमेंट आप फॉर्म कर रहे हो, प्राइमरी जजमेंट, वो किसी सेकेंडरी इंटरेस्ट से इन्फ्लुएंस्ड होगी। दैट इज नोन एज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो आप सपोज कीजिए, अब ये COP28 पे कोशिश नहीं करेंगे कि फेज्ड मैनर में कर लेंगे, इतनी भी क्या जल्दी है ऑयल को रिमूव करने की, क्योंकि इनकी तो पूरी इकोनॉमी ऑलमोस्ट इस पे निर्भर है। तो ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो वो चीज़ यहाँ पे बोली गई है। ओके, द फैक्ट यहाँ पे वही सारी चीज़ें लिखी हैं। तो सारे कह रहे हैं, जितने भी क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप चाहते हैं कि यही इंडस्ट्री मिनिस्टर रहें प्रेसिडेंट, तो आपको हटना पड़ेगा CEO के दर्जे से, अबू धाबी नेशनल ऑयल कॉर्पोरेशन के। अब दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फ्रॉम प्रेलिम्स का परस्पेक्टिव। क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर एक लाइन लिखी हुई है प्रेलिम्स में कि जो होस्ट कंट्री होती है एक कॉप की, UNFCCC की, वो अपने एक मिनिस्टर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करती है, जो मीडिएट करते हैं सारे नेगोशिएशंस को, देन दैट इज करेक्ट, ठीक है। तो जो बेसिकली होस्ट कंट्री है इस जगह UAE, वो प्रेसिडेंसी तो होल्ड कर रही है कॉप की 1 साल के लिए, जब तक कॉन्फ्रेंस हो नहीं जाती, पर वो यूजुअली अपने एक मिनिस्टर को नेम करती है एज द प्रेसिडेंट। ये प्रेसिडेंट क्या करते हैं? फैसिलिटेट करते हैं, गाइड करते हैं नेगोशिएशंस को। ऐसे कोई स्पेशल पावर्स नहीं होती इनके पास, पर ऑफ कोर्स ये डिसाइड करेंगे, प्रायोरिटाइज करेंगे कि क्या डिस्कशन का एजेंडा होने वाला है, ठीक है। कंसेंसस हर इशू पे पहुंच पाए, इंपॉर्टेंट इशू पे, ये इंश्योर करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारा बैकडोर या फिर बिहाइंड द सीन्स जो काम है वो ये संभालेंगे, डील्स को ब्रोकर करने में हेल्प करेंगे, इस तरह की चीजें। फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स कॉप प्रेसिडेंट्स हैव आल्सो एंगेज इन प्री कॉन्फ्रेंस। तो आप ये जानते हैं पिछले कुछ सालों में, अगर आप न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हैं तो आपको ये बात पता है, जो भी कॉप प्रेसिडेंट होते हैं वो यूजुअली कॉन्फ्रेंस होने से पहले 1 साल तक वो ट्रैवल करते हैं पूरे वर्ल्ड में, बात करते हैं और पूछते हैं उनसे कि अच्छा आपकी क्या प्रायोरिटी है क्लाइमेट को लेके, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग, व्हाट आर यू कंसर्न्स इफ से दिस इज अ स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट। वो उनसे पूछेंगे कि आपका क्या कंसर्न है, तो कहेंगे हमें फंडिंग चाहिए और हमारी तो कोई गलती भी नहीं है। तो अ लॉट ऑफ थिंग्स, पर ये सब कुछ वो
अवेयर हो जाते हैं कि अच्छा दिस इज व्हाट द होल वर्ल्ड वांट्स, तो फिर वो बेसिकली देखते हैं अच्छा रियलिस्टिकली कौन सा गोल अटेन किया जा सकता है कॉन्फ्रेंस पे, और वैसे फिर वो एजेंडा को प्रायोरिटाइज करते हैं. While the COP president does have an influential role, the final decisions are always taken by consensus. Okay, तो वही चीज, इनका रोल है इंपॉर्टेंट, लेकिन फाइनल डिसीजन तो कंसेंसस से ही होता है कि चाहे कोई भी कंट्री हो, छोटी सी छोटी कंट्री हो, वो खड़े होके कह दे कि नहीं हम इस पे बिल्कुल भी एग्री नहीं करते, तो उनके कंसर्न को भी अकोमोडेट करना पड़ता है. तो ऑफ कोर्स लिमिटेड ही रोल है वैसे तो, लेकिन वही है ना, दिस इज अ केस ऑफ बैड ऑप्टिक्स. सिर्फ इतनी सी बात है, क्योंकि देखा जाए तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो पूरे अबू धाबी का है, पूरे यूएई का, वो तो ऑयल डिपेंडेंट कंपनी है, तो उनको बनाया है क्यों? इस हिसाब से, इस लॉजिक से तो यूएई को कभी भी प्रेसिडेंट बनना ही नहीं चाहिए, है ना, कॉप का, उनको ही प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहिए. तो एक आपने उनके इंडस्ट्री, तो पूरे अबू धाबी का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है इसमें. बट इट कैन नॉट हैपन ना. पहले भी कतर भी बन चुका है, जैसे यहाँ पे लिखा है, कतर hosted COP 18 in 2011. So you cannot do that, है ना. लेकिन बस इतनी सी बात है, इट डिपिक्ट बैड ऑफ, दिखने में सुनने में बुरा लग रहा है, अजीब लग रहा है कि कैसे ऑयल वाली कंपनी को ही, ऑयल को हम हटाना चाहते हैं, आपने उन्हीं को बेसिकली प्रेसिडेंट बना दिया 1 साल के लिए. तो बस इतनी सी यहाँ पे बात है. Okay, Shehbaz talks offer what to make of Pak PM's statement. Now, this is very, very important and very interesting also. In an interview to Dubai-based Al Arabia, तो basically एक इंटरव्यू में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ जी ने कहा है कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान सीरियस और सिंसियर टॉक्स में एंगेज करे भारत के साथ. और उन्होंने बोला कि हमने जो प्रेसिडेंट ऑफ यूएई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, हमने उनके साथ, उनके जो प्रेसिडेंट हैं शेख मोहम्मद बिन जायद के साथ बातचीत की है कि आप तो बहुत अच्छे दोस्त हैं दिल्ली के, तो आप प्लीज़ क्या करें, हम दोनों को टेबल पे लेके आइए, हम बहुत सारे आउटस्टैंडिंग इश्यूज को डिस्कस कर सकते हैं. और साथ ही में शरीफ ने ऑफ कोर्स मेंशन किया कि ह्यूमन राइट्स वायलेशंस भी हैं कश्मीर में, और उनका जो स्पेशल स्टेटस जम्मू एंड कश्मीर का धारा 370 रिवोक कर लिया गया था, एंड ऑल ऑफ दैट. छोटी छोटी ऐसी बातें. तो एग्जैक्टली हम देखते हैं कि क्या बात हुई है. as he as he has drawn in third country to which Pakistan is beholden for periodic economic bailouts. आप जानते हैं पाकिस्तान एक बहुत ही बुरे इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है. अगर आप सोचते हैं कि पाकिस्तान एक बहुत अच्छा देश हो गया है, पाकिस्तान ने 2021 फरवरी में हमारे साथ एक लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज फायर भी साइन कर ली, पाकिस्तान हैज बिकम अ गुड बॉय एंड ऑल ऑफ दैट. नो, इट्स ऑल प्रैक्टिकल एंड इकोनॉमिक. हर चीज़ इकोनॉमी ही है. अगर आप देखेंगे तो उनका इकोनॉमिक क्राइसिस देखिए, इतना ज़्यादा है कि मार्केटों में 6 बजे के बाद कोई लाइट नहीं जल सकती, कुछ नहीं, मतलब इतना ज़्यादा दे सफरिंग अ लॉट. ऑलरेडी भी फ्लड्स ने और डेवस्टेट कर दिया उनकी पूरी कंट्री को. तो द फैक्ट इज इकोनॉमिक. उनके पास इतने, वो चाहते हैं पीस बना रहे ताकि उनका जो फोकस है वो अपने लोगों पे थोड़ा केंद्रित कर सके, आर्मी से थोड़ा सा ज़्यादा. ओके, तो ये चीज़ बेसिकली सीज फायर को लीड की थी. तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि यूएई, देखिए यूएई के और भारत के रिश्ते बहुत ही ज़्यादा शानदार हैं. हमने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट भी साइन कर लिया है यूएई के साथ, आप जानते हैं, है ना. तो सेपा, और यूएई एंड इंडिया हैज़ फैंटास्टिक रिलेशंस, और वो ये बात पाकिस्तान जानती है. और ऐसा नहीं कि पाकिस्तान के बुरे रिश्ते हैं यूएई के साथ, पाकिस्तान के भी बहुत अच्छे रिश्ते हैं. सो मच सो कि अभी आपने देखा, हमने कल परसों ही डिस्कस किया था कि कैसे यूएई ने रोल ओवर कर दिया उनके 2 बिलियन के डेट को, और एक एडिशनल 1 बिलियन का डेट और दिया, $1 बिलियन का पाकिस्तान को, है ना. सो दे आर ऑल्सो फ्रेंड्स विद ईच अदर. तो इसीलिए, लेकिन बात यह है कि एक इतनी बड़ी कंट्री के आपने प्रेसिडेंट को बोला है कि हमने उनको बोला है कि हम दोनों के बीच में बात करवा दीजिए, तो ये रूटीनली तो हर कोई बोल देता है हमें पीस चाहिए. हम भी कहते रहते हैं, हम रोज़ कहते हैं कि हमें हर नेबरहुड के साथ पीसफुल रिलेशन चाहिए, अगर वो टेररिज्म ना करें तो. ये तो हम भी कहते हैं, पर ये तो रोज़ वाली बात हो गई. पर ये रोज़ वाली बात नहीं है, ये सिग्निफिकेंट है, क्योंकि आपने एक थर्ड कंट्री को भी इन्वॉल्व करने की कोशिश की है इसमें, और वो भी एक अच्छी कंट्री जिसको इंडिया भी वैल्यू करती है. So of course this speaks of the fact that you're serious about it. This is particularly because the UAE has, और ये चीज़ आपको पता है, although इंडिया ने इसको नहीं एक्सेप्ट किया है अभी तक फॉर्मली, लेकिन ये सब जानते हैं, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में ये लिखा गया था
कि यूएई ने पहले भी एक बार एक रोल प्ले किया है इंडिया और पाकिस्तान को टेबल पे लाने के लिए, जब 2021 की सीज फायर हुई थी, ठीक है। तो उसमें भी बोला गया था कि बैक चैनल टॉक्स जो हुई थी उसमें यूएई हैड एक्चुअली प्लेड अ रोल इन 2021। टॉप यूएई डिप्लोमैट उन्होंने पब्लिकली बोला था कि हमारे कंट्री का एक रोल था एज अ फैसिलिटेटर इन अ बैक चैनल प्रोसेस बिटवीन द टू कंट्रीज। और फिर यूएस ने भी सपोर्ट किया था, यूके ने भी सपोर्ट किया था, फ्रांस ने भी सपोर्ट किया था इस क्लेम को। ओके, द टाइमिंग ऑफ द रिमार्क्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, दे कम, अब आप जानते हैं ऑलरेडी कि ये बहुत ही क्रूशल टाइम है जिस पे कमेंट्स आए हैं। पाकिस्तान ऑफ कोर्स चाहेगा कि भारत के साथ उनके पीसफुल रिश्ते रहें, क्योंकि ताकि वो कंप्लीटली अपने देश पे ध्यान दे सके। तो इसीलिए तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है। शरीफ आस्क्ड पाकिस्तान ब्रदर कंट्री हेल्प वन मोर टाइम। तो आप जानते हैं यूएई और सऊदी अरेबिया दोनों ही उनके ब्रदर कंट्रीज हैं। सऊदी फंड ने भी बेसिकली सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट ने भी काफ़ी हेल्प की है। अभी सऊदी अरेबिया ने बोला है पाकिस्तान को कि हम आपकी कंट्री में $10 बिलियन तक की इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं। साथ ही में उन्होंने बोला है कि हम आपकी कंट्री के सेंट्रल बैंक में अपने डिपॉजिट्स को $5 बिलियन तक बढ़ाने के लिए तैयार हैं। अभी तक $3 बिलियन पे माने थे, फिर अब $5 बिलियन। सो सऊदी अरेबिया इज ऑल्सो हेल्पिंग आउट पाकिस्तान। ओके, शरीफ्स विजिट और शरीफ की ये जो दोनों कंट्रीज में विजिट थी यूएई और सऊदी अरेबिया में, इससे जस्ट पहले जो नए आर्मी चीफ है पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर, उनको बेसिकली उन्हीं के बाद ये नई विजिट आई है हमारे नेबर के प्रेसिडेंट की, ठीक है। द जनरल वाइल प्रेजिंग द यूएई एंड सऊदी अरेबिया फॉर कमिंग टू पाकिस्तान हेल्प लाइक अ ब्रदर ऑल्सो सेट पाकिस्तान को नॉट कीप होल्डिंग आउट। अब साथ ही में आप जानते हैं कि जो जनरल हैं उन्होंने प्रेस तो किया यूएई और सऊदी को, जो इनके आसिम मुनीर है, पर उन्होंने ये भी बोला कि हम कब तक, कभी तो हमें खुद के भी पैरों पे खड़े होना है, कब तक हम दूसरों से मांगते रहेंगे सब कुछ। नॉट एन अनफेमिलियर लाइन। सी आई थिंक पाकिस्तान ने कुछ ज़्यादा ही अपना दुश्मनी केंद्रित की हुई है भारत। हम तो कहाँ पहुँच गए, हम तो बहुत आगे निकल चुके हैं। एंड आई थिंक जो हमारे यहाँ के मीडिया हाउसेज हैं उनको पाकिस्तान के बारे में बात भी करनी बंद कर देनी चाहिए। बेफालतू हर चीज़ में हम पाकिस्तान से तो आगे अरे हम पाकिस्तान से बहुत आगे हैं, और चीज़ें हैं उन पे बात करते हैं, ठीक है। तो नो डाउट अबाउट इट, एक अनब्रिजेबल गैप भारत और पाकिस्तान में पैदा हो चुका है, और वो इन्हीं की गलतियों की वजह से हुआ है। नॉट एन अनफेमिलियर लाइन। शरीफ्स रीच आउट टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी in Al Arabia interview included what sounded like an apparent condition. पाकिस्तान wants to live। अब देखिए इन्होंने क्या बोला है, पाकिस्तान ने बोला है कि हम पीस में रहना चाहते हैं भारत के साथ, लेकिन एक कंडीशन है हमारी कि हमारे जेन्युइन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा भारत को। पहला तो इनको क्या करना पड़ेगा, कश्मीर में ह्यूमन राइट वायलेशन चल रहे हैं इनके हिसाब से, ठीक है, जो दिन रात हो रहे हैं, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। दूसरा इनको क्या करना पड़ेगा कि ऑटोनॉमी सॉर्ट ऑफ जो भी दे सकते हैं कश्मीरी को कॉन्स्टिट्यूशन में अपने धारा 370 सॉर्ट ऑफ चीज़ को वो दोबारा देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज़, लेकिन ऑफ कोर्स इन्होंने बस ऐसे बोल दिया कुछ करना पड़ेगा, एग्जैक्टली नहीं बताया कि क्या भारत को करना चाहिए इनके हिसाब से, ठीक है। तो ये चीज़, तो यहाँ पे इन्होंने बोला है Pakistan's Prime Minister has made similar remarks earlier, both he and his brother. आप जानते हैं प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ भी बहुत बार ये चीज़ बोल चुके थे पहले कि वो नॉर्मलाइज करना चाहते हैं भारत के साथ अपने रिश्तों को, ताकि क्योंकि एक्चुअल जो बेनिफिट होने वाला है ना, भारत से ज़्यादा बेनिफिट सच में पाकिस्तान की इकोनॉमी को होगा। हमें भी शांति मिल जाएगी कि मिलिटेंट अटैक्स जो हो रहे हैं बेसिकली आए दिन, हमारे अभी रजौरी में अटैक्स हुए हैं बहुत सारे, ऑफ कोर्स वो तो बहुत ही ब्रूटल है ही, पर पाकिस्तान खुद भी अपने आप पे फोकस कर पाएगा। हाउएवर दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट अ पाकिस्तानी लीडर हैज स्पेसिफिकली सेड, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि, और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान हमारे लिए इतना कम इंपॉर्टेंट हो गया है कि अब पाकिस्तान और भारत पे क्वेश्चंस भी नहीं आते यूपीएससी में बहुत ज़्यादा। अब हम बाकी चीज़ों पे, हमारे एम्बिशंस हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, तो पर पता नहीं पाकिस्तान आज भी दुश्मन है भारत हमारा, इसी चीज़ों में घुसा हुआ है। तो nonetheless यहाँ पे लिखा है कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग, पहली बार किसी एक पाकिस्तान के लीडर ने बोला है कि पाकिस्तान ने अपनी 3 वॉर्स हार के सीख लिया है। पाकिस्तान हैज़ लर्नड इट्स लेसन्स फ्रॉम 3 वॉर्स विद इंडिया। जिसने कुछ नहीं किया, पाकिस्तान को मिजरीज, अनएम्प्लॉयमेंट और पावर्टी ला के दी है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि एक पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर द्वारा ये बात बोली जाना, एक्सेप्ट करना, और वो भी एक बाहरी कंट्री में।
So this is something, of course, वहाँ की army के लिए बहुत annoying. The last time the army made substantive remarks on relations with India was when its former chief general Javed Bajwa made a strong case for trade. Obviously last time 2021 में हमने देखा था कि कैसे उन्होंने बोला कि जियो स्ट्रैटेजी के बजाय हमें जियो इकोनॉमिक्स पे ध्यान देना चाहिए, हमें बड़ी सारे ट्रेड पहले हुआ करते थे जो पुलवामा से पहले, हमें उसको दोबारा शुरू करने की कोशिश करनी चाहिए. जनरल जो बाजवा थे वो बहुत उन्होंने कोशिशें की थी पीस को लेके. दी ओनली रिमार्क द जनरल मुनीर जो अब नए आए हैं उन्होंने बस इतना बोला है अभी रिसेंटली जब उन्होंने चार्ज लिया कि अगर हम पे कभी भी अटैक किया जाएगा तो हम अपनी मातृभूमि का एक भी इंच नहीं जाने देंगे. बस इतनी सी इन्होंने तो इतना ही रेफर किया इंडिया को. अ क्लैरिफिकेशन ऑन शरीफ्स इंटरव्यू टू अल अरेबिया इशूड पोस्ट हेस्ट फ्रॉम. अब देखिए वही चीज़ जैसे ही प्राइम मिनिस्टर ने ये बोला कि हमने 3 बारी हार के अपने लेसन सीख लिए हैं तो ऑफ कोर्स इट वुडंट हैव गॉन डाउन प्रिटी वेल विद द आर्मी ऑफ पाकिस्तान. तो फिर फटाफट से उनके जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है उनको ये चीज़ इशू करनी पड़ी कि तब तक नॉन स्टार्टर है एक नेगोशिएशन जब तक ये कश्मीर के मुद्दे पे अपना ह्यूमन राइट वायलेशंस को ख़त्म नहीं कर देते एंड ऑल ऑफ दैट. ठीक है, तो इन्होंने एक क्लैरिफिकेशन दी. असेसमेंट ऑफ स्टेटमेंट. सो व्हाट डू वी मेक ऑफ प्राइम मिनिस्टर शरीफ स्टेटमेंट? ओवर द पास्ट फ्यू years Pakistan's economic difficulties have prompted a greater acceptance of the idea of normalizing relations. तो देखिए और सबसे हिटिंग बात पता है क्या लगती है पाकिस्तान को कि उनके जो वेस्ट एशियन ब्रदर्स जिनको ये कहते हैं यूएई और सऊदी अरेबिया वो पाकिस्तान से ज़्यादा भारत के दोस्त बन चुके हैं. ठीक है, तो ये कहीं कहीं चीज़ें हैं जो पाकिस्तान को अब बहुत बैडली हिट कर रही हैं. द पॉलिटिकल एंड मिलिट्री लीडरशिप ऑफ पाकिस्तान ऑल्सो नो. और उनको ये बात भी पता है ना तो भारत अपना अगस्त 2019 का लिया गया धारा 370 के हटाने को पीछे मुड़ने वाला है, वो वैसा है, अब वैसा हो चुका है. मैक्सिमम क्या करेंगे स्टेटहुड उनको, वो तो पहले भी प्रॉमिस किया गया था भारत की सरकार द्वारा कि स्टेटहुड आने वाले टाइम में दोबारा दिया जाएगा. तो वही होगा. स्पेशल स्टेटस अब कोई नहीं मिलने वाला, ये वो भी जानते हैं. वॉट रिमेन्स इज फॉर बोथ टू कन्विंस देयर. अब देखिए ये चीज़ यहाँ पे लिखी है, पाकिस्तानियों को खुद को ये बात बतानी पड़ेगी कि वो भारत को दुश्मन हमसाया डिस्क्राइब करना बंद कर दें क्योंकि ये उन्हीं की नेसेसिटी है. ओके ये सारी बातें हमने देख ली. हाउ शरीफ स्टेटमेंट प्ले आउट पॉलिटिकली. अब वही चीज़ है, अब इनको अपने घर पे जो इन्होंने बातें बोली हैं क्या क्या स्वागत होता है इन बातों का, या इनको बैकलैश सहना पड़ता है क्योंकि नेशनलिज्म तो एक वो है ना, फोर्स है. चाहे हम भूखे मर रहे हो लेकिन भारत हमारा दुश्मन है. अब ये होता है, कैसा आर्मी रिस्पॉन्ड करती है ये तो आने वाले समय में पता चलेगा. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर यू. ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ अब, लेकिन मैं बस आपको यहाँ पे एक टर्म देना चाहती हूँ, डेमोसाइड. स्टेप बाय स्टेप आपको याद होगा हमने कंपेयर किया था कैसे कैपिटॉल हिल राइड्स जो हुए थे ट्रंप के सपोर्टर्स द्वारा 2021 में, और कैसे जो अभी ब्राज़ील में पार्लियामेंट पे वहाँ के प्रेसिडेंशियल पैलेस में और एपेक्स कोर्ट में वहाँ पे जो इतने सारे अटैक्स हुए हैं बोल्सोनारो, जे.आर. बोल्सोनारो के सपोर्टर्स द्वारा, कैसे दे आर सॉर्ट ऑफ सिमिलर ओनली. तो ये आप अपने एथिक्स में लिखिए कि कैसे पोलराइजेशन, मेजॉरिटेरियनिज्म, टॉलरेंस नहीं है. टॉलरेंस एक टॉपिक है जो बहुत बार आपके पेपर में पूछा जाता है. आप अगर ऐसे भी लिख रहे हैं तो इस तरह के एग्जाम्पल्स आपके काम आएंगे. बट ये जो टर्म है डेमोसाइड, आप जेनोसाइड पढ़ते हैं ना, जो लोगों के एक पर्टिकुलर ग्रुप के खिलाफ होते हैं उनको हटाना, तो जो एक्शन डेमोक्रेसी को ही कम्प्लीटली इरेज करना चाहते हैं उसे हम डेमोसाइड कहते हैं. एटलीस्ट मतलब यहाँ पे तो उसका वही मतलब है. ठीक है, तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें लिखी हैं कि कैपिटॉल हिल राइड्स जो हुए, फिर उसके बाद अभी जो ब्राज़ील में हुआ, उससे पहले आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था बहुत डिटेल में कि कैसे जर्मनी में ये बिल्कुल हमारे दिमाग के बाहर है कि इतनी एडवांस्ड कंट्रीज में इस तरह की जो खुद को लिबरल एंड व्हाट नॉट ऐसे डिस्क्राइब करती हैं, वहाँ पे भी जर्मनी में काफ़ी भारी मात्रा 20,000 लोगों का स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है जिसमें एक फॉर्मर प्रिंस भी इन्वॉल्व है. और वो ये चाहते हैं कि और वो सरकार को सरकार ही नहीं मानते हैं. उनका कहना ये है कि जो नाजी जर्मनी थी वो है हमारी असलियत और वही है मतलब. अब और आप वहाँ के पासपोर्ट्स पे कहीं लोगों को देखेंगे कि नाजी वाला साइन उन्होंने बनवाया हुआ है, बिकॉज दे डू नॉट बिलीव इन द गवर्नमेंट, प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी. सो दे बिलीव कि वही वाली किंगडम होना चाहिए. राइक्सबर्गर मूवमेंट आप जानते हैं. तो ये 3 एग्जाम्पल्स हैं जो आप लिख सकते हैं. और
यहाँ पे बस वही लिखा है कि डेमोक्रेसी एक 5 साल बाद बैलेट पे जाके बटन दबाना नहीं होता। डेमोक्रेसी एक वे ऑफ लाइफ होती है। जब आप उसको ही क्वेश्चन करने लग पड़ते हैं इन तरह की चाहे वो मॉब लिंचिंग हो रही है, चाहे वो विजिलेंटिज्म है, चाहे वो कुछ भी है, वो सब गलत है। वो डेमोक्रेसी के खिलाफ है, क्योंकि डेमोक्रेसी एक वे ऑफ लाइफ है। कैसा आप जीते हैं, दूसरों को कैसा लेते हैं, आपकी धारणाएं अलग हो सकती हैं, पर सुनने की क्षमता रखिए। कुछ गलत नहीं है, आपको पता कैसे चलेगा? आप तो बस अपने में ही जी रहे हैं, ये हम सोचते हैं यही सही है। अरे सही हो भी तो सुन तो लीजिए सामने वाला क्या कह रहा है, और नहीं भी आप उससे अग्री करते, सो व्हाट, क्या होगा इसमें? तो यही तो प्लुरैलिटी की खूबसूरती है कि सब इतनी धारणाओं वाले, विचारधारा वाले लोग साथ रह रहे हैं। इंडिया मस्ट लर्न फ्रॉम दीज इंसिडेंट्स। इंडिया एंड द न्यू यूरेशिया, नाउ दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे बहुत ब्यूटिफुली डॉक्टर सी राजा मोहन ने इसको डिपिक्ट किया है। तो देखिए, जापान क्योंकि अब बहुत ज़्यादा फ्रंट फुटिंग पे है, जापान इज डूइंग अ लॉट, तो जापान पे क्वेश्चन आ सकता है। जापान पे एक पार्ट ऑफ द क्वेश्चन होगा, बाकी एक क्वेश्चन फुल कॉम्प्रिहेंसिव इंडो पैसिफिक या इस तरह की चीज़ें, है ना। हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे जो यूक्रेन वॉर है वो एक वाटरशेड मोमेंट है, कि जापान जैसी, जिसने खुद पे आर्टिकल 9 जो है जापान का कॉन्स्टिट्यूशन को, ये कहता है कि वॉर कभी भी ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास। इस तरह के देश मजबूर हो गए हैं कि वो अपना मिलिट्री एक्सपेंडिचर बढ़ाएं, खुद की डिफेंस फोर्सेस के बारे में सोचें, या फिर जो फिनलैंड जैसे देश हैं, स्वीडन जैसे देश हैं, जिन्होंने आज तक न्यूट्रलिटी मेंटेन की हुई थी, वो नेटो का मेंबर बनना चाहते हैं। सो यूक्रेन क्राइसिस हैज डेफिनेटली प्रोवन टू बी अ वाटरशेड मोमेंट। जो एक यूक्रेन प्री यूक्रेन क्राइसिस एक वर्ल्ड था, एक पोस्ट यूक्रेन क्राइसिस वर्ल्ड है। तो ये चीज़ हम इस तरह की डिपिक्शन पहले भी देख चुके हैं, आज इसमें हम कुछ बहुत अच्छा ऐड करने वाले हैं। जापान विच, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आप जानते हैं इंडो पैसिफिक का जो करंट आइडिया देख रहे हैं, जियो पोलिटिकल आइडिया ऑफ इंडो पैसिफिक, ये किसने इन्वेंट किया था? जापान ने, शिंजो आबे ने। आप ये जानते हैं क्वाड कहाँ से आया था? क्वाड जापान की दी हुई आपको एक गिफ्ट है, ठीक है। तो ये बात आप जानते हैं। तो जिस कंट्री ने इंडो पैसिफिक के कॉन्सेप्ट को इन्वेंट किया है, अब वो डेफिनेटली वही कंट्री है विच इज़ वेल ऑन इट्स वे टू चेंजिंग द वे वी थिंक अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन एशिया एंड यूरोप। तो वही इंडो पैसिफिक के कॉन्सेप्ट को अब एक्सपैंड भी कर रहा है और उसमें बढ़ चढ़ के अपना पार्टिसिपेशन दे रहा है। इन हिज स्विंग थ्रू यूरोप लास्ट वीक, आप जानते हैं पिछले हफ्ते प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशीदा कहाँ गए थे? यूरोप की कंट्रीज में गए थे, और उन्होंने क्या मैसेज दिया? दैट द सिक्योरिटी ऑफ यूरोप एंड द इंडो पैसिफिक इज इनडिविजिबल। हमारी सिक्योरिटी और आपकी सिक्योरिटी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है, यूरोप की और इंडो पैसिफिक की। बिल्डिंग ऑन द आइडियाज ऑफ हिज प्रीडेसेसर द लेट शिंजो आबे, किशीदा इज डिटरमाइंड टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग मिलिट्री रिलेशनशिप्स विद यूरोप। जापान इज नॉट अलोन इन दिस एंडेवर, और जापान अकेला ऐसा देश नहीं है कि यूरोपियन कंट्री के साथ अपनी मिलिट्री पार्टनरशिप्स को और स्ट्रेंथन कर रहा है, बल्कि साउथ कोरिया, जो जापान के साथ भी बहुत अच्छी इनकी दोस्ती नहीं है, बट स्टिल साउथ कोरिया यहाँ पे जापान की तरह ही उनका साथ दे रहा है यूरोप के साथ अपनी पार्टनरशिप्स को स्ट्रॉन्ग करने में। Seoul, for example, is selling major weapons platforms in Poland. पोलैंड में बहुत सारे मेजर वेपन प्लेटफॉर्म को सेल करने लगा है साउथ कोरिया। और हमने क्या पहला देखा? जापान देखा, ठीक है, फिर दूसरा हमने साउथ कोरिया देखा, अब हम ऑस्ट्रेलिया देख रहे हैं। अब ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है? यूएस और यूके के साथ ऑकस अग्रीमेंट, ऑकस अरेंजमेंट में ये लोग इंक्लूड हैं, जिसमें क्या होगा? यूएस ने कहा है यूके को कि आप प्लीज न्यूक्लियर सबमरीन बनाने की टेक्नोलॉजी यूके को सिखा दीजिए, ऑस्ट्रेलिया को सिखा दीजिए। क्यों सिखा दीजिए? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का नेबर कौन है? चाइना, और चाइना क्या है? एग्रेसिव, ठीक है। तो ये चीज, तो हमने 3 देश कौन से डिस्कस किए हैं एशिया के? एक हमने जापान डिस्कस किया है, एक हमने साउथ कोरिया डिस्कस किया है, एक हमने ऑस्ट्रेलिया डिस्कस किया है। सो टुगेदर दीज 3 कंट्रीज आर ब्रिजिंग द डिवाइड बिटवीन एशिया एंड यूरोप। ओके, जो आज तक सेपरेट जियो पोलिटिकल थिएटर्स देखे जाते थे, यूरोप अलग है, एशिया अलग है, वो अब इंटरलिंक्ड होते हुए दिख रहे हैं इन 3 कंट्रीज की वजह से। दिस प्रोसेस हैज़ बीन एक्सेलरेटेड। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता था, ऐसा नहीं है। पहले भी दोस्ती थी सारे वेस्टर्न कंट्रीज और एशियन कंट्रीज, जो भी हमने तीनों बात की, बट द फैक्ट इज ये इन्होंने अपने रिश्ते को और एक्सेलरेट कर लिया है रशिया की वॉर के बाद, ठीक है। क्योंकि इन्हें दिख रहा है कि बीजिंग एंड मॉस्को दे आर कमिंग टुगेदर। द न्यू डायनामिक प्रेजेंट्स चैलेंजेस एज वेल एज अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिया। अब ये जो नए, जो हमने पूरा डायनामिक अब डिस्कस कर लिया, इससे कुछ चैलेंजेस भी आते हैं भारत के लिए और
कुछ अपॉर्चुनिटीज भी आती हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करनी है, ऐसा डॉक्टर सी राजामोहन कहते हैं। वेल बिफोर किशीदा एंड साउथ कोरियन प्रेसिडेंट, okay, well before Kishida and South Korean president turned to Europe, it was Xi Jinping and Vladimir Putin who altered the geopolitical dynamic in Eurasia. ठीक है, तो इससे पहले कि जापान, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया यूरोप के पास गया, आउटरीच किया उन्होंने, बहुत पहले चाइना ने और पुतिन ने यानी कि रशिया ने अपने हिसाब से यूरेशिया के कॉन्सेप्ट को पिरोना शुरू कर दिया था, यानी कि यूरोप की आउटरीच शुरू कर दी थी, पर ऑफ कोर्स अपने तरीके से, ठीक है। डेज बिफोर ही ऑर्डर्ड हिज आर्मीज इनटू यूक्रेन, जस्ट थोड़े ही दिन पहले आप जानते हैं पुतिन कहाँ गए थे, यूक्रेन वॉर के शुरू होने से पहले बीजिंग गए थे, आप जानते हैं विंटर ओलंपिक्स वाली चीज भी। और उन्होंने फिर एक अग्रीमेंट भी साइन किया था जिसमें उन्होंने बोला था कि हमारा रिश्ता इज विदाउट लिमिट, कोई लिमिट ही नहीं है हमारे अलायंस की, एंड नो फॉरबिडन एरियाज, कोई भी एरिया ऐसा नहीं होगा जिसमें हमारी रिलेशनशिप नहीं होगी। चाइना विच हैड मेड अ लार्जली सक्सेसफुल एफर्ट टू कल्टिवेट यूरोप, अब चाइना और यूरोप का, यूरोपियन यूनियन का 1990 से काफ़ी ट्रेड रिश्ता है, काफ़ी अच्छा रिश्ता है, ठीक है। तो इसीलिए वो जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है रशिया का यूरोप के साथ, वो साइड नहीं लेता यूजुअली। लेकिन जब यूक्रेन का वॉर हुआ, शी ने क्या समझा, वही जो रशिया समझा रहा है पूरे वर्ल्ड को, और पूरा वर्ल्ड समझ के बैठ गया था अभी तक, कि वेस्ट इज इन टर्मिनल डिक्लाइन, यूएसए की हेजमनी खत्म होने लगी है, यूरोप जैसा कोई कॉन्सेप्ट बचा नहीं है। तो ये एक आइडिया रशिया सेल कर रहा है और चाइना ने बाय कर लिया, और चाइना ने सोचा ठीक है अभी तक हम न्यूट्रल थे, लेट्स नॉट बी न्यूट्रल दिस टाइम, लेट्स टिल्ट टुवर्ड्स रशिया बिकॉज वेस्ट इज इन डिक्लाइन, है ना, तो हमारे जैसे देश आगे बढ़ेंगे। तो इन्होंने क्या किया, ओपनली, मतलब नेटो को बोल दिया कि आपकी वजह से क्राइसिस हुआ है यूक्रेन में, ठीक है। तो चाइना ने साइड ले ली। ही माइट हैव आल्सो बेट दैट चाइना पुतिन सक्सेस इन यूरोप, और उनको ऐसा लगा कि अगर यूरोप में पुतिन सक्सेसफुल हो गया तो डेफिनेटली मेरे देश का भी चांस बढ़ा देगा कि हम मैं एशिया पे डोमिनेट करूंगा जैसे पुतिन यूरोप में डोमिनेट करेंगे। टुगेदर पुतिन एंड शी अनवील्ड अ यूरेशियन अलायंस दैट दे माइट हैव होप्ड वुड डिलीवर द लॉन्ग अवेटेड coup de grace to the global hegemony of the West. What it did instead, इन्होंने सोचा था कि ये यूरेशिया का कॉन्सेप्ट है, एशिया में मैं डोमिनेट कर रहा हूँ चाइना, और यूरोप में अब खत्म होने लगी है यूक्रेन की वॉर, तो एक महीने में इन्होंने यूक्रेन को कर लेना है पूरा खत्म, तो यूरोप में रशिया डोमिनेट करेंगे, ये अब नया वर्ल्ड है, यही यूरेशिया का कॉन्सेप्ट है। लेकिन हुआ तो है, यूरेशिया का एक कॉन्सेप्ट तो डेवलप हुआ है, पर बिल्कुल ऑपोजिट जो इन्होंने सोचा है उससे, ओके क्योंकि आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। आई वुड रीड इट, क्योंकि ये लाइन आपको लिखनी है, एन अलायंस बिटवीन चाइनाज ईस्ट एशियन नेबर्स एंड रशियाज वेस्ट यूरोपियन नेबर्स। तो ये है न्यू काइंड ऑफ यूरेशिया। चाइना के जो ईस्ट एशियन नेबर्स हैं, जापान है, साउथ कोरिया है, ऑस्ट्रेलिया है, ये सारे जो नेशंस हैं, वो रशिया के जो वेस्ट यूरोपियन नेबर्स हैं, जो नेटो के भी पार्ट हैं, दे आर कमिंग टुगेदर। तो ये नया यूरेशिया फॉर्म हो रहा है। द आइडिया ऑफ यूरेशिया इज नॉट न्यू। आप ये जानते हैं कि पुतिन का सपना है ग्रेट यूरेशिया, ग्रेटर यूरेशिया, है ना। इनका सपना कौन से वाला यूरेशिया है कि यूक्रेन, जो फॉर्मर यूएसएसआर के मेंबर्स हुआ करते थे, वो भी सारे आ जाए, एंड ऑल ऑफ दैट, इस तरह का उनका सपना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ हो नहीं रहा, ठीक है। और यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, the unintended consequences of Putin's Eurasian strategy, the expansion of NATO, बल्कि अभी तो ये और पास आ गए हैं वेस्टर्न कंट्रीज एंड एशियन जो कंट्रीज हैं चाइना के अलावा वाली, ओके। सो यही सारी चीज़ें यहाँ पे, नेटो ने भी अपना एक्सपेंशन करना शुरू कर दिया है, बट द इम्पैक्ट ऑफ एशिया हैज़ बीन equally dramatic. Nowhere has this been more significant than in Japan. और वही चीज़ इसका एशिया पे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। अब सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जापान पे, आप जानते हैं कि टोक्यो वॉज क्विक टू सी द इम्प्लीकेशंस ऑफ साइनो रशियन अलायंस एंड द यूक्रेन वॉर फॉर एशियन सिक्योरिटी। जैसे कि मैंने आपको बताया, उनको ये बात पता है कि अगर रशिया एक न्यूक्लियर पावर है और वो अपनी आसपास की छोटी पावर्स को न्यूक्लियर थ्रेट देख के डराना शुरू कर सकता है, तो चाइना भी तो न्यूक्लियर पावर है, तो वो हमें डराना शुरू कर सकता है, ओके। तो ये चीज़ इन्होंने बहुत जल्दी समझ ली जापान ने। लॉक्ड इन बायलेटरल मेरिटाइम टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स विद चाइना, आप जानते हैं साउथ चाइना सी में इनके साथ सिंकाकू आइलैंड्स को लेके चाइना का काफ़ी और जापान का काफ़ी डिस्प्यूट है, ओके। और जापान काफ़ी इस चीज़ को लेके भी एप्रीहेंसिव है कि बीजिंग कभी भी ताइवान को इन्वेड कर सकता है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इसीलिए पीएम किशीदा ने भी कहा था यूक्रेन कुड बी द फ्यूचर ऑफ एशिया,
जो यूक्रेन के साथ आज हो रहा है वो एशिया की बाकी कंट्रीज के साथ भी चाइना कर सकता है। ओके, तो ये चीज, सिंस देन ही हैज बिल्ड अ न्यू कंसेंसस इन टोक्यो टू रेडिकली रीडिफाइन जापान सिक्योरिटी पॉलिसी। जैसे कि हमने देखा, इन्होंने अपना मिलिट्री एक्सपेंडिचर डबल करने की बात कर दी है ना, और यही सारी चीजें यहाँ पे लिखी है। लार्ज मिसाइल आर्सेनल भी बनाएंगे टू डेटर चाइना एंड नॉर्थ कोरिया ऑफ कोर्स। टोक्यो also wants to revive its domestic defense industry as well as build military capacities on the Chinese periphery by exporting arms. Okay, some see this robust defense posture and a new security engagement with Europe as reflecting Japan's okay. अब कहीं क्या कहते हैं कि जापान इंडिपेंडेंट डिफेंस फोर्सेस की बात कर रहा है। जापान, देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, जो सी राजा मोहन है ना, वो एक रियलिस्ट हैं, रियलिस्ट स्कॉलर हैं, जो चीज़ें जैसी होती हैं वो वैसा बताते हैं, आइडियलिस्ट नहीं है। इन द सेंस, अगर इनको लगता है कि इसकी अपॉर्चुनिटी भारत को उठानी चाहिए तो वो उठाएंगे, और ये प्रो रशियन भी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड यू शुड बी नोइंग अबाउट इट, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर ओपिनियन देख रहे हैं, राइट? तो ये चीज़ आपको, और कहीं कहीं चीज़ों में ही हैज़ एन अथॉरिटी लाइक यूएस, यस डेफिनेटली। और उन्होंने हमेशा यूएस के लिए, इजराइल के लिए बोला है कि इंडिया शुडंट बी हेजिटेंट, इंडिया को खुल के विद ओपन आर्म्स स्वागत करना चाहिए यूएस वगैरह, और इस जगह भी आपको यही चीज़ दिखेगी। तो ये चीज़ मैं थोड़ा आपको डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ। और यहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि अब जापान खुद के एक्सपेंडिचर बढ़ा रहा है मिलिट्री पे, एक सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी ले आया है एंड ऑल ऑफ दैट। तो कई लोग सोचेंगे कि वो अपनी यूएस पे जो रिलायंस है उसको ख़त्म करने के लिए ये सब कुछ कर रहा है, ताकि ओवर रिलायंट हम यूएस पे ना रहें। और क्योंकि यूएस तो बेसिकली, यूएस तो आया नहीं ना लड़ने के लिए यूक्रेन के लिए, तो मे भी लोग ये समझ सकते हैं, लेकिन इट्स क्वाइट दी ऑपोजिट, ऐसा डॉक्टर सी राजामोहन कह रहे हैं। यूएस अभी भी जापानीज सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी का सेंट्रल पिलर है, और यूएस के ही तो कहने पे बेसिकली जापान ने ये एक्सपेंसिव डिफेंस पोस्चर को अपनाया है। और क्योंकि बेसिकली यूएस ने जापान को कहा है कि अब आपको बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी एज अ रीजनल सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन एशिया। ओके, तो ये चीज बेसिकली यूएस के ही प्रेमाइस पे हो रही है। तो जो लोग समझ रहे हैं यूएस पे अपनी निर्भरता कम करने के लिए जापान ऐसा कर रहा है, जी नहीं, यूएस के कहने पे जापान ऐसा कर रहा है। एट द इंस्टेंस ऑफ द यूएस, द नेटो समिट, वही यूएस के ही इनिशिएटिव पे नेटो ने अभी अपनी समिट जो मैड्रिड में हुई थी जून में, उन्होंने क्या किया, अपने की एशियन पार्टनर्स को बोला पार्टिसिपेट करने के लिए। ऑस्ट्रेलिया गया, जापान गया, न्यूजीलैंड गया, है ना, और साउथ कोरिया भी गया, ठीक है। तो बेसिकली ये पहली बार हुआ जब एशियन लीडर्स ने नेटो को ज्वाइन किया, नेटो की डेलिब्रेशंस को ज्वाइन किया। ऑफ कोर्स ज्वाइन, नॉट नेटो की मेंबरशिप नहीं कह रहे, हम डेलिब्रेशंस की बात कर रहे हैं, एक इवेंट की बात कर रहे हैं। दिस इज सर्टनली नॉट अ वन शॉट इवेंट, ऐसा नहीं है कि एक बार ही गलती से हो गया, मन कर गया तो मिल लिए। ये एक ट्रेंड है, एक पैटर्न है जो फॉलो किया जाएगा आने वाले समय में। नेटोज एंगेजमेंट विद इंडो पैसिफिक इश्यूज एंड ईस्ट एशियाज एंगेजमेंट विद यूरोपियन सिक्योरिटी विल कंटिन्यू टू बी द न्यू फीचर्स ऑफ यूरेशियन जियोपॉलिटिक्स, जैसा कि मैंने आपको बताया। In its national security strategy released late last year, the Biden administration articulated the desire to see its allies and partners in Europe and Asia. जैसे कि अभी यूएस की नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी आई है, उन्होंने उसमें क्या बोला कि मैं चाहता हूँ जोसेफ बाइडन कि यूरोप और एशिया कोलैबोरेट करें और ज़्यादा, पहले से भी ज़्यादा एक दूसरे के साथ। Washington now recognizes it can't secure Europe and Asia on its own. It is eager to encourage it. Obviously Washington को पता है कि यूरोप और एशिया दोनों ही अकेले नहीं संभाल सकते, इसीलिए अपने पार्टनर्स को एनकरेज कर रहे हैं, इंक्लूडिंग इंडिया, कि आप अपनी कैपेबिलिटी को स्ट्रेंथन करें, बढ़ाएं, ताकि आप एक रीजनल बैलेंस ऑफ पावर की तरह एक्ट करें यूरोप और एशिया में। फॉर इंडिया, अब हम इंडिया की बात कर लेते हैं। द राइज ऑफ यूरेशिया इज मेकिंग इट हार्डर टू राइड ऑन टू बोट्स एट द सेम टाइम। हम दोनों नाव में पैर नहीं रख पा रहे हैं, हमारे लिए और डिफिकल्ट होता जा रहा है ये, कि हम रशिया को भी संभाल लें, क्वाड भी संभाल लें, Shanghai Cooperation Organization भी संभाल ले। It is becoming tougher and tougher day by day. This was possible so long as the maritime and continental powers were not in अभी तक पॉसिबल था क्योंकि ऐसा कोई डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में नहीं था रशिया और चाइना और वेस्ट, लेकिन अभी है ना। So it is becoming even more difficult for us. But the conflict between the US, Europe and Japan on the one hand and China and Russia on the other is now acute. Okay, और कोई immediate हमें chances नहीं दिखते कि इनकी इनमें सब कुछ कोई सुलह हो जाएगी। ऑन द डाउन साइड देन इंडियाज माउंटिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस फ्रॉम चाइना ऑन द हिमालयन फ्रंटियर एंड द टाइटनिंग। ओके, और साथ ही में हमें ये भी पता है कि जो चाइना से हमें हिमालयन फ्रंटियर पे, हमारे बॉर्डर पे जो चैलेंजेस आते हैं, साथ ही में चाइना और मॉस्को भी अब तो हमारा जो सबसे पुराना दोस्त है, दे आर ऑल्सो कमिंग क्लोजर, है ना। तो इसीलिए जो हमारी जो कॉन्टिनेंटल स्ट्रैटेजी है उस पर एक शैडो लेके आता है।
Okay, on the upside, the possibilities for strengthening India's strategic capabilities in partnership with the US and Europe as well as Japan, South Korea and Australia have never been stronger. तो इनका ये कहना है कि हमें इस अपॉर्चुनिटी को ग्रास्प करना चाहिए, जो नया यूरेशिया का कॉन्सेप्ट है उसमें हमें भी पार्टिसिपेट करना चाहिए. सो इट इज़ ऑफ कोर्स अप टू अस कि हम इस अपॉर्चुनिटी को ग्रास्प करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं. ओके, नाउ दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये वही लिस्ट है जो मैं आपके साथ बात कर रही थी कि आपको प्रिपेयर करनी है अपने. ये देखिए, अवार्ड्स दिए गए हैं डिस्ट्रिक्ट 18 डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स को गवर्नेंस के, गुड गवर्नेंस अवार्ड्स मिले हैं. ठीक है, तो उसमें बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में जो आप लिख सकते हैं. ठीक है, तो आई वुड टेल यू कि आप क्या करें. 4-5 तो मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे कि क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं. बाकी आप ये लिस्ट है, आप गूगल कीजिए जिन्होंने द विनर्स ऑफ दीज गुड गवर्नेंस अवार्ड्स 18 डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स, हर एक का नाम लिखिए कौन सी फील्ड में, एग्रीकल्चर में किसे मिला है. जैसे यहाँ पे लिखा है विशाल सिंह मलकानगिरी, है ना. और डिजास्टर मैनेजमेंट किसको मिला है, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट पे केस स्टडी भी आ सकती है. तो आप ये एग्जाम्पल्स नोट डाउन करें और आपके GS4 के और हर आंसर में एक एक ये जा सकता है. ठीक है, तो आप खुद से प्रिपेयर करें इस लिस्ट को. 5 मैं बताऊंगी, एक वहां पे मेंशन नहीं है तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ. MSME में मंजूनाथ भजंत्री बेसिकली एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं देवगढ़ झारखंड के. तो इन्होंने क्या किया, MSME में किया होगा इन्होंने देवगढ़ मार्ट बनाया है. जैसे ई मार्ट है वैसे ही, ताकि मतलब जितने भी बेसिकली MSMEs हैं वो इस मार्ट के थ्रू सेल कर सकते हैं. ठीक है, एक लोकलाइज्ड मार्ट बनाया है. तो आप ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं MSME के लिए. ठीक है, तो आई वुड अगेन सजेस्ट कि आप ये पूरी लिस्ट को एक शीट लीजिए छोटी सी, उसके ऊपर एग्रीकल्चर में विशाल सिंह बहुत ब्रीफली लिखिए, इतना नहीं वहाँ पे स्पेस होता लिखने के लिए क्योंकि. ठीक है, तो फिर आप उसमें लिखिए व्हाट इज विशाल सिंह डन इन डिजास्टर मैनेजमेंट, व्हाट इज आशीष सिंह जी डूइंग, है ना. इन एनर्जी व्हाट इज दिस डूइंग, जेंडर एंड इंक्लूजन में चंचल राणा ने क्या किया है वो तो हम देखते हैं आगे. ठीक है, 5 हम अभी यहाँ पे देखेंगे. आई अगेन रिपीट, बाकी आप खुद से प्रिपेयर करेंगे. तो कौन से एग्जाम्पल्स हैं, MSME का मैंने आपको बता दिया, मंजूनाथ जी क्या कर रहे हैं झारखंड के देवगढ़ में. ठीक है, तो बाकी हम एग्जाम्पल्स देखते हैं. एक विनर है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ इरोडे इन तमिलनाडु. देखिए थोड़ी बहुत प्रोनाउंसिएशन मतलब साउथ के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स की गलत हो सकती है, प्लीज फॉरगिव मी फॉर दैट. तो यहाँ पे एक जो विनर है वो कृष्ण नन्नी H है. बेसिकली इन्होंने क्या किया है, अगेन यू कैन सर्च अगर आप चाहें तो, वरना आप सुनिए. हु वन द अवार्ड अंडर द हेल्थ केयर कैटेगरी फॉर अ सिंपल आइडिया. इन्होंने क्या किया, एक रिमोट ट्राइबल एरिया को, हैमलेट को, एक नियरेस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटी जहाँ पे 5G बेसिकली वायरलेस वाईफाई है उससे कनेक्ट किया. ठीक है, तो ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे बताई है. द नियरेस्ट हेल्थ सेंटर इज 30 to 40 kilometers अवे, सो वी डिसाइडेड टू स्टार्ट अ टेली हेल्थ फैसिलिटी एट अ स्कूल इन द ट्राइबल हैमलेट, जहाँ पे 100 Mbps अनइंटरप्टेड वाईफाई इन्होंने यूज़ किया. क्योंकि जो एक्चुअल में हेल्थ केयर है, सबसे क्लोजेस्ट नियरेस्ट हेल्थ केयर है सेंटर, वो भी 30 से 40 किलोमीटर दूर है. तो इन्होंने क्या किया, 5G वायरलेस सिस्टम के माध्यम से टेली हेल्थ सेंटर ही खोल दिया एक स्कूल के प्रेमाइसेस के अंदर. दूसरा, चंचल राणा, ये एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं उड़ीसा के एक डिस्ट्रिक्ट की. इन्होंने क्या किया है, जेंडर एंड इंक्लूजन कैटेगरी में इनको अवार्ड मिला है. ओके, अगेन ये एक प्रोजेक्ट है जिसका हम नाम लिख सकते हैं. इस प्रोजेक्ट का नाम है स्वीकृति. स्वीकृति प्रोजेक्ट क्या है, बेसिकली इसमें दे हैव स्टार्टेड स्किलिंग द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी. सिंस वी आर सीइंग अ लॉट ऑन LGBTQ रिसेंटली, I am expecting a question in the GS4 on LGBTQ. ओके, तो ये आप एग्जाम्पल है जो आप लिख सकते हैं कि स्वीकृति प्रोजेक्ट के थ्रू पता है क्या है कि अभी तक हम क्या करते हैं, हम जो वल्नरेबल कम्युनिटीज़ हैं उनको बस कोई ना कोई स्कीम के माध्यम से, योजना के माध्यम से उनको बेनिफिट्स देते हैं. पर इसमें क्या है, उनको इतना स्किल करना कि आप बेसिकली आप सोसाइटी को बेनिफिट कर सकते हैं, आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं भारत की डेवलपमेंट में, अलग कॉन्फिडेंस देना. तो वो बेसिकली स्वीकृति प्रोजेक्ट ने किया है.
तो उन्होंने स्किल किया है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को और उनको सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं, जिसके माध्यम से व्हाट दे आर डूइंग नाउ, वो पार्किंग लॉट्स को बेसिकली सुपरवाइज करते हैं, सैनिटेशन वर्कर्स की तरह काम कर रहे हैं बहुत, तो दे हैव बिकम अ पार्ट ऑफ वर्क फोर्स। ओके, सो दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ चंचल राणा जी। ठीक है, तो एक है फैज़ अहमद मुमताज़, तो इनको 2 अवार्ड मिले हैं 2 कैटेगरीज में। ठीक है, एक तो सोशल वेलफेयर कैटेगरी में और एक इनोवेटिव स्कीम्स कैटेगरी में। तो सोशल वेलफेयर कैटेगरी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपका किस चीज़ का एग्जाम्पल है मैं ये भी बता देती हूँ आपको। ये मेंटल हेल्थ के ऊपर जो आप इतना कुछ देख रहे हैं ये उसका एग्जाम्पल है आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने क्या किया है, एल्डरली क्लब बनाया है, आई थिंक जमतारा, झारखंड की जमतारा डिस्ट्रिक्ट में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वेयर इज इट रिटन, आई थिंक दिस इज इट। तो मैं इसको रीड करती हूँ। तो इन्होंने एल्डरली क्लब बनाया है बेसिकली। इसमें क्या होगा, क्योंकि देखिए जो सीनियर सिटीजन हैं वो लोनलीनेस से, डिप्रेशन से, एंजाइटी से डील करते हैं, तो व्हाई नॉट दे सोशलाइज अमंग देमसेल्व्स, राइट। एक एरिया के जितने भी सीनियर सिटीजन हैं, दे कम टुगेदर, दे टॉक टू ईच अदर, दे वुड फील नाइस, दे वुड फील दैट दे हैव, they are members of a club, they're talking to somebody, they have friends। और इन्होंने इनोवेटिव स्कीम में क्या कि एक लाइब्रेरी इन्होंने हर पंचायत में खोली है। ठीक है, तो एक और लास्ट एग्जाम्पल बेसिकली ज्यूरी स्पेशल अवार्ड जो मिला है दिव्या एस अय्यर जी को, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ केरला, पठान मिठा। इनको क्यों मिला है बेसिकली, इनको that regulated and streamlined a plan that regulated and streamlined the queue of devotees to the hill shrine of Sabarimala। so यहाँ इनमें से अगर हम देखें, माय पर्सनल फेवरेट इज एल्डरली क्लब। ठीक है, तो ये आप जरूर लिखिएगा, मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन, जिस भी तरह का कोई ऐसा क्वेश्चन आए, क्योंकि नई स्ट्रैटेजी आई है सरकार की मेंटल हेल्थ पे, पहली बार भारत की एक फुल फ्लेज्ड मेंटल हेल्थ को डील करने के लिए स्ट्रैटेजी आई है। यू राइट अबाउट इट, एल्डरली क्लब। यू राइट अबाउट ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, चंचल राणा जी कैसे उस पर काम कर रहे हैं, कि कैसे वो वर्कफोर्स का पार्ट बन के खुद कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ना ही केवल बस स्कीमों के लाभार्थी बन के रह सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़, तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो आप लिख सकते हैं। बाकी यू वुड प्रिपेयर ऑन योर ओन, आप देवगढ़ मार्ट के बारे में लिख सकते हैं। ओके, विकीपीडिया मॉडल नॉट कम्प्लीटली डिपेंडेबल, क्वेश्चन स्टॉप कोड। तो ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, अगर बाई चांस आपको कहीं पे मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़, अनरिलायबल, ऑथेंटिसिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, इंटरनेट, इस तरह के कोई भी क्वेश्चन हो, उस पर आप लिखें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी सारे कोर्ट्स को क्वेश्चन किया है, जितनी भी ट्राइब्यूनल्स, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज़ हैं उनको भी, कि आप प्लीज़ विकीपीडिया सही सोर्स नहीं है, रिलायबल सोर्स नहीं है, कि आप डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए उसको यूज़ करें वहाँ पे प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन को। क्यों, क्योंकि वहाँ पे कोई भी जो यूज़र है वो एडिट कर सकता है उसकी इन्फॉर्मेशन को, सो इट इज़ नॉट रिलायबल। ओके, प्रॉबली कभी कभी तो ऐसा होता है कि और ज़्यादा मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाती है। सो दिस इज समथिंग यू मस्ट राइट, यू मस्ट बी राइटिंग अबाउट इट। ओके, now let's move on to the Hindu के articles। Supreme Court bench questions utility of advance medical directive। now what is it, देखिए 2018 में अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है अब, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इसकी एक पिटिशन डली है तो और इम्पोर्टेंट हो जाता है। वैसे भी इम्पोर्टेंट है ही, ना भी होता ना सुप्रीम कोर्ट में, पर अब और इम्पोर्टेंट है यूथनेशिया का कॉन्सेप्ट। यूथनेशिया क्या होता है, जिसे मर्सी किलिंग भी कहते हैं। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथनेशिया को अलाउ कर दिया था, लीगलाइज सॉर्ट ऑफ कर दिया था। पैसिव यूथनेशिया क्या होता है, एक्टिव यूथनेशिया होता है कि आप जबरदस्ती के कोई एक डोज देके एक इंसान जो एक बहुत ही पेन में है उसको उससे मुक्ति दे दीजिए। ठीक है, लेकिन पैसिव यूथनेशिया क्या होता है, लेकिन इसमें बड़े सारे एथिकल इश्यूज हैं। आप खुद सोचिए, वो इंसान जिसने एक इंसान को एक पेशेंट को एक्टिव यूथनेशिया दिया है, जो डॉक्टर, वो पूरी जिंदगी गिल्ट में ही रह जाएगा कि मेरे हाथ से मर्डर हुआ है, कुछ भी हो, कि उनकी पेन रिलीव हुआ है, स्टिल लॉट ऑफ एथिकल इश्यूज आर देयर, सो सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथनेशिया अलाउ किया था। पैसिव यूथनेशिया क्या होता है कि एक कोई एक कोमा में है, या फिर एक कोई इंसान परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में है, हिल नहीं सकता, कुछ भी नहीं, मतलब बहुत ही पेनफुल सिचुएशन में, उनको पता ही नहीं है चल क्या रहा है दुनिया में। तो अगर वो इस तरह की किसी पेनफुल सिचुएशन में, तो आप क्या कर सकते हैं, उनकी डोजेज को धीरे धीरे कम कर सकते हैं, या उनका जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है उनको ग्रेजुअली रिड्यूस कर सकते हैं, हटा सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। तो दैट इज पैसिव यूथनेशिया, कि आपने ऐसे झटके से किसी की जान नहीं ले ली, बट यू जस्ट सॉर्ट ऑफ, मतलब एक इफेक्ट होता है एथिक्स में, जिसको आई थिंक पता नहीं, डबल इफेक्ट सिस्टम जिसे कहते हैं, कि आपने किसी की जान नहीं ली है, आपने बस किसी की पेन रिलीव करने की कोशिश की थी, पर
इससे उनकी जान चली गई, तो आपकी गलती नहीं है इसमें, तो ये आप जानते हैं। Okay, a constitution bench on Tuesday questioned the utility of executing an advance medical directive or living will। तो living will क्या होता है कि आप अपने जीते जीते ही ये लिख के जाएं कि अगर आपको पता है मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई है, तो आप उसी समय लिख के जाएं कि लिख के जाएं क्या, आपको अगर थोड़ा सा भी कुछ डायग्नोस होता है कि अगर मैं इस तरह की स्थिति में होती हूँ तो मेरी ट्रीटमेंट को रोक दिया जाए, मतलब पैसिव यूथनेशिया दिया जाए, तो वो लिविंग विल होती है आपकी। तो ये बेसिकली अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन को बहुत दिक्कतें आ रही हैं। देखिए 36 क्वेश्चन है कि कब कब एग्जैक्टली उस बंदे ने सोचा होगा कि मेरी ट्रीटमेंट को रिमूव करना है, क्या पता वो इंसान ठीक हो जाए, क्या पता ना हो, कुछ भी तो पता नहीं है ना। तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड इतनी दिक्कतें हैं लिविंग विल की कि एग्जैक्टली कब हमें ट्रीटमेंट स्टॉप करना है, क्या पता कि आज हम ट्रीटमेंट स्टॉप कर दें और क्या पता इंसान सही हो सकता था। सो एग्जैक्टली व्हेन एंड हाउ, तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। तो एक 5 जज बेंच है लेड बाय जस्टिस के एम जोसेफ। The bench is considering a plea to modify a March 2018 judgment which upheld passive euthanasia and advance directive मतलब living will, but made the process of implementation cumbersome। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं, क्योंकि सुनने में सही लग रहा है कि पैसिव यूथनेशिया अलाउ कर दिया गया, बट हाउ एग्जैक्टली। द बेंच क्वेरीड व्हेन सच अ डायरेक्टिव शुड बी इम्प्लीमेंटेड। वही चीज़ फिर बेंच भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि कब एग्जैक्टली इम्प्लीमेंट होना चाहिए, है ना। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग भी तो ऐसे हैं ना कि ठीक है, अगर एक इंसान कोमा में चला गया तो आप उसकी ट्रीटमेंट रोक दीजिए, है ना। तो क्या पता उसका माइंड इतना स्ट्रांग है, बाकी फिजिकल जो लिमिटेशन है उसको ओवरकम कर ले। स्टीफन हॉकिंग के केस में तो यही हुआ था, उनको कौन सा पैसिव यूथनेशिया दिया गया, बट तो ये चीज़ बेसिकली इन्होंने ये एग्जाम्पल दिया। तो क्या कोमा हुआ तो मतलब डेथ होगी, ऐसा तो नहीं है। वो तो कितने साल रहे उसमें और उन्होंने कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें की, कितने मुकाम हासिल किए। तो वही चीज़, तो ये इन्होंने बहुत सारी डिफ़िकल्टी जो इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे आती है पैसिव यूथनेशिया की, ये सब बातें की हैं। ओके, जस्टिस अजय रस्तोगी ओके, यही सारी बातें यहाँ पे लिखी हैं कि एग्जैक्टली कब पता चलेगा कि अब, और डॉक्टर पे आता ना सब कुछ कि डॉक्टर को उन पे सोचिए कितना प्रेशर है कि उनको कैसे पता कि अब यहाँ से वापस नहीं जा सकता, यहाँ से ठीक ही नहीं हो सकता एक इंसान। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पे बेसिकली डिस्कस किए जा रहे हैं। स्पेशली जो 3 सबसे बड़े इश्यूज आते हैं वो ये है, जो अब कोर्ट सुन रहे हैं कि क्या कंटेंट होगा एक लिविंग विल का, किस मेथड के माध्यम से वो लिविंग विल को रिकॉर्ड किया जाएगा ताकि कोई और उसको मैनिपुलेट ना कर सके, ठीक है, और कैसे इंप्लीमेंट की जाएगी वो लिविंग विल। पर ऑफ कोर्स कोर्ट ने भी यही कहा है कि हम तो अपने स्तर पे बस थोड़ा बहुत जो कर सकते हैं, जब तक एक लॉ नहीं आता लेजिस्लेचर के माध्यम से, तो हम उसके आगे कुछ नहीं कर सकते। इंडियाज न्यू प्रपोजल फॉर माइग्रेंट वोटिंग। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन हम ये बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। आरवीएम क्या है, 2-3 स्टेटमेंट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है वो 2000 साल से, बेसिकली 2000 सिंस 2000 वो हर लोकसभा और स्टेट असेंबली के इलेक्शन में यूज़ की गई है। अगर ये प्रीलिम्स में एज इट इज स्टेटमेंट आता है तो ये सही है। ऑल्दो 1992 से हम इसको लार्ज स्केल पे यूज़ कर रहे हैं, पर 2000 से यूनिवर्सल फीचर है, ठीक है। और आप जानते हैं 3 इम्प्रूवमेंट्स हो चुकी है ईवीएम के मॉडल में। लेटेस्ट क्या है, M3 मॉडल जो 2013 से मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज इन 2010 अप्रोच, और आप जानते हैं फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन के पास जब गए बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज कि कैसे हम वेरीफाई कर सकते हैं कि जिसको हमने वोट किया है उसी के पास गया है कि नहीं, तो फिर वीवीपैट आया, वोटर वेरीफाइड पेपर ट्रेल ऑडिट। वीवीपैट क्या है, ये एक्चुअली एक मशीन है ना, जिसमें से 7 सेकंड के लिए ये ग्लास विंडो में से आपको दिखती है कि, और आप देख सकते हैं कि पार्टी का सिंबल वही है, कैंडिडेट का नेम वही है, तो आपका वही वोट गया है जहाँ पे आपने डाला है, ठीक है। तो ये चीज़, और वीवीपैट क्या अगर स्टेटमेंट लिखी है वीवीपैट का यूज यूनिवर्सल हो गया इलेक्शंस में सिंस मिड 2017, देन दैट स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। ईवीएम 2000 से, वीवीपैट 2017 से, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे तो फंक्शनैलिटी लिखी है। व्हाट आर द कंसर्न्स अबाउट ईवीएम्स। तो देखिए वैसे कंसर्न्स तो क्या ही आप जानते हैं, क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि ईवीएम हैक की जा सकती है, पर ईसीआई कहता है इलेक्शन कमीशन के नॉन हैकेबल है क्योंकि स्टैंड अलोन मशीन है, कोई वाईफाई कनेक्ट नहीं हो सकता, कोई ट्रांजिस्टर नहीं है, तो कैसे आप हैक कर सकते हैं। पर ये तो फिर थोड़े पॉलिटिकल इश्यूज लिखे हैं, नॉट इम्पॉर्टेंट। 2-3 बातें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थी वो हमने डिस्कस कर ली हैं। ओके, अब देखिए आप जानते हैं कि 3 क्रेडिटर्स हैं श्रीलंका के, एक चाइना सबसे बड़ा, जापान नंबर 2 और इंडिया नंबर 3।
लेकिन ये बहुत हैरानगी की बात है, इंडिया सबसे पहली कंट्री थी और इंडिया ने सबसे ज़्यादा हेल्प की है श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस जब से उनका शुरू हुआ है, लेकिन हमें वो रिटर्न में क्यों नहीं मिलता? श्रीलंका हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स को कभी भी क्यों नहीं अकोमोडेट करता? चाइना कुछ भी कहता रहता है, बट यू नो बट नेवरदलेस यहाँ पे भी इंडिया सबसे पहले आया है। और ये आप अपने एथिक्स में भी लिख सकते हैं, ये होता है नॉन रेसिप्रोसिटी, जो इंडिया ने कभी बदले में कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं किया, तब भी अपने नेबर्स के लिए करता रहता है सब कुछ। तो वही चीज़ IMF को हमने अश्योरेंस दे दी है, क्योंकि हम श्रीलंका के क्रेडिटर हैं। IMF ने कहा था कि हम इनको इकोनॉमिक पैकेज तभी देंगे जब इनके जो तीनों क्रेडिटर्स हैं वो इनको बेसिकली अश्योरेंस दे देते हैं। रिटर्न फाइनेंसिंग अश्योरेंस इंडिया ने दे दी है। ओके, तो बाकी दोनों कंट्रीज कब देंगी, लेट्स सी। UNSC sanctions committee blacklist Lashkar's ओके मक्की आफ्टर बीजिंग लिफ्ट्स इट्स होल्ड। तो फाइनली चाइना ने टेक्निकल होल्ड हटा दिया है एक नाम जो इंडिया और US ने प्रपोज किया था जब हम नॉन परमानेंट मेंबर थे UNSC का। अब उसको UNSC की सैंक्शंस लिस्ट में बेसिकली ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक है अब्दुल रहमानी मक्की, जो फंड रेजर हैं, की प्लानर है पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट आउटफिट लश्कर ए तैयबा का। ठीक है, तो इनको फाइनली अब चाइना ने डाल दिया है उसमें, अलाउ कर दिया है सैंक्शंस लिस्ट में जाने से। तो इन्होंने बोला है कि देखिए ये दिखाता है कि पाकिस्तान सच में टेररिज्म को फाइट करना चाहता है, ऑल दैट नॉनसेंस। ओके, अब आप जानते हैं कि और भी नाम हैं जो हमने प्रपोज किए हुए हैं। इट्स गुड ओनली कि इनसे भी टेक्निकल होल्ड हटा दिया जाए। अब्दुल रहमान मक्की से हट गया है, अब्दुल रऊफ असगर से भी हटा दिया जाए, जैश ए मोहम्मद, साजिद मीर, शाहिद महमूद एंड ताला सैयद। तो इनसे भी बेसिकली वी एक्सपेक्ट कि चाइना टेक्निकल होल्ड हटा दे। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक द वीडियो।